बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र प्रश्नपत्र चतुर्दश अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। इस सत्र में हमने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की, जिसके माध्यम से आधुनिक काल की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक परिस्थितियों पर हमने सबसे पहले नजर दौड़ाई। उसके उपरांत हमने ये देखा कि आधुनिक काल के कालखंड कितने होते हैं और इन कालखंडों के आधार पर हमने ये देखने का प्रयास किया था कि काव्य जो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काव्य लिखा गया उसको अलग अलग 8 विभागों में हमने विभक्त किया था। भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, समकालीन कविता, दलित कविता और आदिवासी कविता। इनके क्रमशः हमने कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार कवियों को भी देखा था, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। उसके उपरांत हमने प्रयोगवादी युग के पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञे जी पर चर्चा की थी। उसके उपरांत नई कविता और समकालीन नई कविता के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव कुलकर्णी उर्फ मुक्तिबोध जी पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उसके उपरांत हमने समकालीन कवियों में सुदामा पांडे धूमिल जी के का विस्तृत परिचय और उनकी कविताओं का अध्ययन किया था। इसके उपरांत हमने हिंदी दलित कविता के पुरोधा कवियों में से ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, दामोदर मोरे और सुशीला टाकभोरे ये 4 कवि देखे थे तथा आदिवासी कविता का अध्ययन करते समय हमने निर्मला पुतुल नामक एक महत्वपूर्ण आदिवासी कवयित्री पर चर्चा की थी। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये तो हुआ पद्य साहित्य के बारे में, और गद्य साहित्य में आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। गद्य साहित्य में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे सामने जो सबसे आकर्षक विधा प्रकट की जाती है वह है नाटक। तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास, हिंदी कहानी उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, हिंदी जीवनी उद्भव और विकास और हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं उनमें से 6 विधाएं, पहली नाटक, दूसरी एकांकी, तीसरी कहानी, चौथी उपन्यास, 5वीं जीवनी और 6ठी फिर से आत्मकथा। अब ये इनको 6 न मान करके 3 ही माना जा सकता है, क्योंकि नाटक और एकांकी एक ही विधा के 2 रूप हैं। नाटक थोड़ा विस्तृत है, एकांकी थोड़ी सी छोटी है या सूक्ष्म है, उससे यानी उसका यूं कहेंगे कि परिमाण की दृष्टि से वो छोटी है। उसी प्रकार हिंदी कहानी और उपन्यास ये एक ही विधा है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, उसका कलेवर बड़ा होता है, इतना ही। और जीवनी और आत्मकथा को भी जीवनी परक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें जीवनी मतलब जीवन चरित्र, जो किसी महान व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति ने लिखे गए उनके बारे में चरित्र होता है। तथा हिंदी आत्मकथा वो होती है जिसमें लेखकों ने खुद अपने बारे में कुछ कह दिया होता है। तो अब हम एक एक करके नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा इनको आपके सम्मुख देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण लेखकों को हमें फिर से देखना है। जैसे नाटक और एकांकीकारों के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा
और मोहन राकेश। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमने कवि के रूप में देख लिया है, अब थोड़ा सा नाटककार के रूप में इसका ज्यादा अध्ययन करना है। जयशंकर प्रसाद जी को हमने छायावादी कवि के रूप में पहले देख लिया है, अब हमें उन्हें एक नाटककार एकांकीकार के रूप में अलग से देखना पड़ेगा। और रामकुमार वर्मा जो मूलतः हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं, फिर भी उन्होंने नाटक और एकांकियों में, विशेष करके एकांकियों में बहुत बड़ा योगदान किया है, उनको भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और मोहन राकेश जो हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आधुनिक नाटककार हैं, आधुनिक एकांकीकार हैं, उनके नाटक और एकांकियों पर भी हम विचार करेंगे। फिर कथाकारों में देखा जाए जिन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे, उनमें प्रेमचंद, दूसरे क्रमांक में है यशपाल, तीसरे हैं जैनेन्द्र और चौथे फणीश्वरनाथ रेणु। ये 4 उपन्यासकार कहानीकार हमें देखने हैं। और जीवनीकारों में देखा जाए तो 2 जीवनियां हमें विशेष रूप से पढ़नी है। एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हमने एक कवि के रूप में देख लिया था, उनकी जीवनी महाप्राण निराला, निराला की साहित्य साधना जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखी हुई है, ये एक जीवनी हमें पढ़नी है। और दूसरी जीवनी है महत्वपूर्ण बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी या शरदचंद्र चटर्जी जी, जिनकी जीवनी विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी में लिखी है, जिसका नाम है आवारा मसीहा। इन 2 जीवनियों को हमें विशेष करके देखना है। और जो आत्मकथाएं हैं, इन आत्मकथाओं में आत्मकथाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनकी आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक, ये 4 आत्मकथा के खंड आपके सम्मुख प्रस्तुत करने हैं। फिर मैत्रेयी पुष्पा जी के आत्मकथा के 2 खंड, गुड़िया भीतर गुड़िया, और उसका पहला भाग देखिए कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये 2 उनके आत्मकथा के खंड। उसके उपरांत मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका उल्लेख हमने दलित कवियों के रूप में किया था, उस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा झूठन। उसके उपरांत मोहनदास नेमिष राय जी की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, और सुशीला टाकभोरे जी इनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द। ये बातें हमें पढ़नी है। एक बार फिर से मैं पुनरावृत करता हूं कि गद्य साहित्य में पढ़ना क्या है। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हमें 6 विधाएं देखनी है। मूलतः ये 3 ही विधाएं हैं, परंतु उसके कलेवर के परिमाण के अनुसार उसे छोटा या बड़ा, इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी एकांकी उद्भव और विकास, हिंदी कहानी उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास, हिंदी जीवनी उद्भव और विकास, हिंदी आत्मकथा उद्भव और विकास। और इसके महत्वपूर्ण नाटककार और एकांकीकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और मोहन राकेश। कथाकारों में प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और फणीश्वरनाथ रेणु। जीवनीकारों में विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा और विष्णु प्रभाकर। रामविलास शर्मा जी ने निराला जी की जीवनी निराला की साहित्य साधना नाम से लिखी, और विष्णु प्रभाकर जी ने शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा इस नाम से लिखी हुई है। और आत्मकथाकारों में 6 आत्मकथाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 खंड, जिनका नाम क्रमशः क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक। इस प्रकार से मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा के 2 खंड, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का शीर्षक है एक कहानी, यह भी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा झूठन। मोहनदास नेमिष राय जी की आत्मकथा अपने अपने पिंजड़े, और सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द। इनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम हिंदी नाटकों की ओर आपको मतलब ये देखना चाहेंगे कि हिंदी नाटक किस प्रकार अस्तित्व में आए। ध्यान रखें, किसी भी भाषा में प्रारंभिक साहित्य जो लिखा जाता है वह पद्यात्मक साहित्य होता है, जिसको हम क्रमशः कविता या काव्य कह सकते हैं। परंतु जब हम हिंदी साहित्य की ओर नजर डालते हैं तो
हिंदी नाटकों में किस प्रकार से विकास होता गया, इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी हमें लगता है। एक महत्वपूर्ण बात और, नाटक इस विषय पर हमने साहित्य शास्त्र में बहुत चर्चा की है। यानी नाटक क्या होता है, दशरूपक क्या होते हैं, रूपकों के कितने प्रकार होते हैं, उपरूपकों के कितने प्रकार होते हैं, नाटक में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसे वस्तु, नेता और रस और अभिनय, इन पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। अब हम सीधे रस निष्पत्ति वगैरह सारी बातें छोड़ करके हम सीधे 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 हिंदी नाटकों के इतिहास की ओर निकल पड़ेंगे। तो हिंदी नाटक और एकांकी दोनों का इतिहास लगभग समान रूप से चलता है, उस पर अब हम पहले चर्चा करेंगे। हिंदी नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात, वैसे गद्य नाटक लिखने का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है, परंतु थोड़ा सा अगर देखा जाए पद्यात्मक इस प्रकार से देखा जाए तो गय सुकुमार रास नाम का एक जैन कवि ने लिखा हुआ नाटक पहला हिंदी का माना जाता है, जो मध्य युग में जैन भक्ति साहित्य में लिखा गया है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही आधुनिक हिंदी गद्य नाटक का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व मतलब हरिश्चंद्र जी से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पहले हिंदी में नाटक के नाम पर जितनी भी रचनाएं हुई थी, वे सारी की सारी रचनाएं नाट्य कला के तत्वों के अभाव का है। मतलब उसमें नाट्य कला के जो तत्व होने चाहिए उनका अभाव उसमें दिखाई देता है। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक जो 1610 में लिखा गया, फिर उसके उपरांत कवि उदय द्वारा लिखित हनुमान नाटक जो 1840 में लिखा गया, ये पद्यात्मक नाटक है, जैसे गय सुकुमार रास का भी हमने उल्लेख किया था। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इनको गद्यात्मक न होने के कारण केवल काव्यात्मक की कविता ही कही जा सकती है, हालांकि उसमें संवाद भी इस माध्यम से आए हुए हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने 1857 में, मतलब भारतेंदु जब 5-7-8 साल के थे, तब उनके पिता ने नहुष नाम का एक नाटक लिखा था। गणेश नाम के कवि ने प्रद्युम्न विजय यह नाटक 1863 में लिखा हुआ था, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाम का नाटक 1868 में लिखा था। तो ये प्रारंभिक हिंदी के नाटक हैं। कौन कौन से हैं ध्यान दें। प्रारंभिक हिंदी के नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष नाम का नाटक है, जो 1857 में लिखा गया। गणेश कवि नाम के कवि ने प्रद्युम्न विजय नाम का नाटक लिखा, वह 1863 में लिखा, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाम का नाटक 1868 में लिखा। अब इनमें से केवल जानकी मंगल में थोड़े से नाट्य गुण दिखाई देते हैं, नाटकों के जो तत्व हैं उनको उनकी ओर ध्यान दिया गया लगता है, परंतु अन्य रचनाओं में उतना महत्वपूर्ण रीति से नाट्य तत्व नहीं आ पाए हैं। और देखिए कि 1868 के आसपास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला नाटक विद्या सुंदर भी प्रकाशित हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने जो बाद में बहुत सारे नाटक लिखे, अतः हम ये निर्विवाद रीति से कह सकते हैं कि किस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आधुनिक नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं से भी नाटकों का अनुवाद हिंदी में किया। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालते हुए नाटक नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक नाटकों के क्या तत्व होने चाहिए, नाटक किस प्रकार खेले जाने चाहिए। और ध्यान रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं नाटककार तो थे ही, एकांकीकार तो थे ही, साथ ही साथ वो बहुत मंजे हुए अभिनेता भी थे। तो उस दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया हुआ है अपने इन नाटकों में और नाटक नाम के एक बहुत बड़ी पुस्तक में।
नाटक नाम की इस रचना में उन्होंने नाट्य कला के जितने भी तत्व हैं उनका उल्लेख करते हुए नाटककारों की ओर दिशा निर्देश किया है, जिसमें वे जन रुचि की अनुकूल नाटकों की रचना कर सके, मतलब नए नाटककार। क्योंकि ध्यान रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि उन्होंने अपने काल के भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों का भी समुचित मार्गदर्शन किया था, और नाटकों के बारे में भी यही सत्य हमें दिखाई देता है। यानी उन्होंने अपनी युगीन परिस्थितियों को, अपने युग की, भारतेंदु युग की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ऐसे नाटकों का प्रणयन किया, रचना का मार्ग प्रशस्त किया, जो भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। उसके उपरांत अगर हम देखें, भारतीय हिंदी नाटकों के आरंभ, विकास और आगे जो प्रगति चल रही है उसके बारे में देखा जाए तो हम नाटकों को 3 विभागों में या 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे हमने कविता को अनेक कालखंडों में विभक्त किया, वैसे नाटकों को हम 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कालखंड भारतेंदु युग, दूसरा जयशंकर प्रसाद युग, और तीसरा प्रसादोत्तर युग। क्योंकि प्रसादोत्तर युग में बहुत सारे नाटक है और किसी एक नाटककार का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते। तो भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 ईस्वी तक चलता है, वह नाटकों का भारतेंदु युग है, ध्यान रखें। अब इसमें आपको कविता के, आधुनिक कविताओं के अलग अलग जो कालखंड बनाकर युग दिए हैं, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। यहाँ विधा के अनुरूप भारतेंदु युग जो कविता में भी कायम है, परंतु इसे भारतेंदु युग नाटक के बारे में भी कहा जा सकता है, जो सन 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चलता है। दूसरा युग है प्रसाद युग, जिसको हमने छायावादी युग कहा था। वो नाटकों में प्रसाद युग के जयशंकर प्रसाद जी ने इस काल में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले नाटक लिखे हैं, जो 1900 से लेकर के 1950 तक का कालखंड आता है। और तीसरा प्रसादोत्तर, जयशंकर प्रसाद के बाद, उत्तर मतलब बाद के जो युग है, उसमें 1950 से लेकर के उसके उपरांत तक का कालखंड आता है। अब यहाँ देखें, भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, परंतु 1857 से जो एक 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, स्वातंत्र्य समर हुआ था, उसको एक ऐतिहासिक घटना मान करके और सरस्वती के प्रकाशन को 1900 की ऐतिहासिक घटना मान करके हम चलते हैं। परंतु प्रसाद युग, प्रसाद जी की मृत्यु के बाद भी क्यों कहा गया? क्योंकि प्रसाद जी के नाटक अधिकतर उनकी मृत्यु के बाद खेले गए, क्योंकि उनके जीवन काल में बहुत कम नाटक खेले गए उनके, और ये 1950 तक का कालखंड आता है। और 1950 के कालखंड के बाद तीसरा कालखंड आता है, वह है प्रसादोत्तर युग, जिसमें मोहन राकेश लक्ष्मी नारायण, लाल लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा से लेकर के बहुत से नाटककार यहाँ आ जाते हैं। अब हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक किस प्रकार के थे। भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे गए, दूसरी भाषाओं से भी आने वाले नाटक, खास करके संस्कृत, बंगाली और मराठी से। एक और दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, और दूसरी ओर मौलिक नाटकों का भी सृजन किया गया। अनुदित नाटक मूलतः बंगाली भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि नाट्य कृतियों पर आधारित होते थे। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात भी हुआ। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुदित नाटकों की रचना की। अब कौन कौन से अनुदित नाटक उन्हें लिखे? पहला है विद्यासुंदर। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद किया, मतलब मूलतः संस्कृत है, उसका बांग्ला संस्करण, बंगाली संस्करण हुआ और बंगाली संस्करण का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। दूसरा नाटक है रत्नावली, यह संस्कृत से अनुदित है। हर्ष द्वारा रचित रत्नावली नाटिका संस्कृत से अनुदित है। धनंजय विजय, ये भी संस्कृत से अनुदित है। कर्पूर मंजरी, ये भी संस्कृत से अनुवादित है। पाखंड विडंबन, ये भी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय। उसके उपरांत मुद्रा राक्षस,
यह संस्कृत के नाटककार विशाख दत्त की नाटक का अनुवाद है और चाणक्य चंद्रगुप्त पर आधारित है। और अंत में है दुर्लभ बंधु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, ये अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस इस नाटक का हिंदी अनुवाद है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने काल में बंगाली नाटक, संस्कृत नाटक और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद करके 7 महत्वपूर्ण अनुदित नाटक दिए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह महत्वपूर्ण दाय नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दाय है कि उन्होंने कुछ मौलिक नाट्य रचनाएं की हैं और इन मौलिक नाट्य रचनाओं में 10 ऐसे नाटक हैं, 10 ऐसे नाटक हैं जो बहुत पॉपुलर हुए, जो बहुत खेले गए। पहला है भारत जननी, दूसरा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तीसरा सत्य हरिश्चंद्र, चौथा श्री रत्नावली नाटिका, पांचवा विषस्य विषम औषधम, छठा भारत दुर्दशा, सातवां नील देवी, आठवां अंधेर नगरी, नौवां सती प्रताप और 10वां प्रेम जोगिनी। फिर से इन नाटकों के शीर्षकों को मैं पढ़ता हूं। भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगिनी। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों के विषयों में भी विविधता है। हम इस समय भारतेंदु जी के नाटकों को भी लेकर के चर्चा यहां कर रहे हैं ताकि दोनों टॉपिक हमारे पूरे हो जाएं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों के विषयों में विविधता प्राप्त होती है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इस नाटक में उन्होंने वैदिक धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जो हिंसा की जाती थी उसको कथ्य का विषय बनाया है और उसकी भरपूर निंदा की है। जो यज्ञ में पुराने जमाने में गाय घोड़े इंसानों को मारा जाता था, ये बहुत ही घृणित परंपरा आई थी जो मूलतः वेदों की नहीं थी लेकिन बीच में आ गई। क्यों आ गई इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बाद में अलग विषय है। और ये जो पशु बलि का है, पशु बलि दी जाती थी, उनका भी बहुत बड़ा निषेध यहाँ उन्होंने किया हुआ है। विषस्य विषम औषधम, इस नाटक के द्वारा उन्होंने तत्कालीन जो देशी राजा थे वे किस प्रकार से अंग्रेजों के झांसे में आकर के अपनी दुर्दशा उन्होंने बना ली, उसको लेकर के उन्होंने चर्चा की है। उसके उपरांत तीसरा नाटक जो उनका भारत दुर्दशा, ये अंग्रेजी राज्य में भारत की क्या दुर्दशा हो रही थी उस समय, उसका कच्चा चिट्ठा उन्होंने इसमें बयान करने की